एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और 10 दिन 10 सुपर क्रॉस की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 हिंदी कविता। ऐसे तो कविता का सिलेबस जो है यूनिट 5 का बहुत ही बड़ा है और सिर्फ 50 प्रश्नों में सभी कविताओं को शामिल करना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो वो सभी को इसमें शामिल किया जाए। और एग्ज़ाम आपका पास में ही है, तो अभी ज़्यादा कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के बजाय जितना हो सके आप मॉक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, यही सबसे अच्छा चीज़ है। अभी एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ मॉक टेस्ट ही कीजिए और पॉजिटिव रहिए, सब चीज़ अच्छा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डिंगल भाषा शैली किन भाषाओं के योग से निर्मित हुई है? डिंगल भाषा शैली किन भाषाओं के योग से निर्मित हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और ब्रज, अवधी और अपभ्रंश, खड़ी बोली और अपभ्रंश। सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर है पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी और अपभ्रंश। ए सही उत्तर है इसका। पिंगल भाषा शैली का निर्माण किन भाषाओं से मिलकर हुआ है? दो है ये ऑप्शन दिया गया, अपभ्रंश और ब्रज, पश्चिमी राजस्थानी और ब्रज, अन्य राजस्थानी बोलियां और ब्रज राजस्थानी और खड़ी बोली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बताना है आपको। सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर सी होगा इसका, अन्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां और ब्रज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस शब्द से मानी जाती है? 4 ऑप्शन है, रासक, राजसूय, रहस्य या रसायन। सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा? ये सभी प्रश्न आदिकाल साहित्य से हैं। रसायन, ये सही उत्तर है। रसायन से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? गारसा दत्तासी के अनुसार किस शब्द से माना है उन्होंने? 4 ऑप्शन है जहाँ, राजयश, राजसूय, रसिक और रास। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है राजसूय। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? समय यानी कि अध्याय या सर्ग, इसको समय में बांटा गया है और इसी तरह कई कविताओं में इस तरह है, तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 57, 69, 88 या 45। सही जवाब बताइएगा। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? सही उत्तर है 69, बी सही उत्तर है इसका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन 2 रासो रचनाओं को मात्र नोटिस कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुमार रासो और बिसल देव रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो और परमाल रासो। किसको सिर्फ नोटिस कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? सही जवाब होगा इसका, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। इन सभी के जो लेखक हैं उसके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक सिद्ध करने वाले विद्वान कौन थे? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टॉड या श्याम सुंदर दास। सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है डॉक्टर बुलर, ए इसका सही उत्तर होगा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को कौन सी संज्ञा दी है? विद्यापति को बच्चन सिंह ने क्या कहा है? 4 ऑप्शन है, अभिनव, जयदेव, पंचदेव उपासक, मैथिल कोकिल या जातीय कवि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है जातीय कवि कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ये बच्चन सिंह ने कहा है जातीय कवि।
अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। किन्होंने विद्यापति की पदावली को के जो श्रृंगारिक पद हैं उसको नागिन की लहर किसने कहा है? 4 ऑप्शन है और ये सब पीवाईक्यू है, तो इसको जरूर याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। बी इसका सही उत्तर है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन विद्यापति के संबंध में किस आलोचक का है? 4 ऑप्शन है यहाँ भी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मैनेजर पांडे। सही जवाब है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा था, किस कवि के संबंध में? तो ये भी याद रखिएगा कि विद्यापति के संबंध में कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की किस रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है? 4 ऑप्शन है यहाँ। कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, कीर्तिलता। सही उत्तर बताइएगा, किसको भृंग भृंगी संवाद कहा है? कीर्तिलता को। विद्यापति सुख के कवि हैं, चंडीदास दुख के, यह प्रसिद्ध टिप्पणी किसकी है? 4 ऑप्शन है यहाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब इसका रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहा है? विद्यापति सुख के कवि हैं और चंडीदास दुख के कवि। और इस प्रश्न को दूसरे तरह से अगर पूछना चाहे तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुख के और दुख के कवि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सुख के कवि है विद्यापति और दुख के कवि है चंडीदास। और ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को किस भाषा का प्रथम कवि कहा है? 4 ऑप्शन है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, अपभ्रंश। अमीर खुसरो किस भाषा के कवि है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनको किस भाषा का प्रथम कवि कहा है? सही उत्तर होगा इसका अवधी का। अवधी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। और ये किसका मानना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। अमीर खुसरो की इस पहेली का सही उत्तर क्या है? 4 ऑप्शन है। तारा, ओस, चांद, आसमान। जवाब दीजिएगा। सही उत्तर है आसमान। डी इसका सही जवाब होगा। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी। खुसरो की इस पहेली का अर्थ क्या है? श्याम बरन और दांत अनेक। 4 ऑप्शन है इसका। कंघी, आरी, तलवार, चक्की। सही जवाब दीजिएगा। और जो भी आपको सही उत्तर पता है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सी कविता आपको ज्यादा कठिन लगती है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस पर अलग से एक वीडियो बनाया जा सके। आरी, आरी इसका सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के पद 164 की शुरुआत किस पंक्ति से होती है? पहला है पूजा सेवा नेम व्रत, दूसरा है तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, दुल्हीन अंगिया काहे न धुआई, मोरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया। इसमें से कौन सा पद है जो सबसे पहले है? 164वां अंक बताना है। सही उत्तर है दुल्हीन अंगिया काहे न धुआई। कबीर के पद मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, ये किस पद संख्या में है? और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपादन में जो पुस्तक है जैसे कबीर के पद हैं, तो उसमें इस पद का संख्या क्या है? एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि पद संख्या का नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको।
सही उत्तर है 163। पद संख्या 163। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। ये किस पद की पंक्ति है? चार ऑप्शन है यहाँ पे। पद 168, 166, 165, 164। किस पद की पंक्ति है ये? कबीरदास की पंक्ति है। ये 168वां पद है। और ये याद रखिएगा कि ये पंक्ति जो है वो कबीरदास की पंक्ति है और जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपादित किया है। कबीर की भाषा में गुरियन का सा खेल से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन है। बच्चों का खेलना, पूजा सेवा नेम व्रत और आडंबर, माया मोह, ज्ञान प्राप्ति। सही जवाब बताइएगा इसका। सही उत्तर है पूजा सेवा नेम व्रत और आडंबर। गुरियन का सा खेल किसको कहा है उन्होंने? पूजा सेवा नेम व्रत और आडंबर को। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य कुल कितने खंडों में विभक्त है? चार ऑप्शन है। 69, 12, 57 या 40। तो सही जवाब दीजिएगा, कितने खंडों में विभक्त है पद्मावत? सही उत्तर है 57। 57 खंडों में विभक्त है ये। पद्मावत के मान सरोदक खंड में पद्मावती की सखियों को कवि ने किस रूप में चित्रित किया है? मान सरोदक खंड में किस रूप में चित्रित किया है? तारों के रूप में, परियों के रूप में, पुष्प वाटिका के रूप में या मछलियों के रूप में? सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर है इसका पुष्प वाटिका के रूप में। पुष्प वाटिका के रूप में उन्होंने कहा है। किसको कहा है? पद्मावती की सखियों को। नैन खंजन दुई केली करेहि, कूच नारंग मधुकर रस लेहि। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? चार ऑप्शन है। श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति या रूपक। रूपक या रूपकातिशयोक्ति। कौन सा अलंकार इसमें लगा है? नैनन खंजन दुई केली करेली, कूच नारंग मधुकर रस लेहि। सही जवाब है रूपक या रूपकातिशयोक्ति। पद्मावत के पूर्वार्ध की कथा को किस प्रकार माना जाता है? पद्मावत के पूर्वार्ध की कथा को किस प्रकार माना जाता है? चार ऑप्शन है। ऐतिहासिक, काल्पनिक, पौराणिक या यथार्थवादी। और किसने माना है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर है काल्पनिक माना गया है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के संदर्भ में कहे बालक तुम मत ग्वालिनी, सबे आप बस की नहीं। यह कथन किसका है? श्री कृष्ण का, यशोदा का, कुब्जा का या राधा का? किसका कथन है? कहे बालक तुम मत ग्वालिनी, सबे आप बस के नहीं। सही जवाब है कुब्जा का। उद्धव के प्रति ये कथन है कुब्जा का भ्रमर गीत में। ये पंक्ति आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो ये भ्रमर गीत से है। आयो घोष बरो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। गोपियों ने यह व्यंग्य किसके लिए कहा है? चार ऑप्शन है यहाँ पे। श्री कृष्ण, अक्रूर, नंद बाबा, उद्धव। भ्रमर गीत जो पूरा है वो किसके बीच में है? ये उद्धव और गोपियों का के बीच में होता है। और गोपियां उस व्यंग से कहती है कि आयो घोष बरो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। उद्धव शतक की रचना किसने की है, जो भ्रमर गीत परंपरा का आधुनिक ब्रज भाषा काव्य है? चार ऑप्शन है यहाँ। सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या नंददास। सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किसकी रचना की है? उद्धव शतक। ऊधो यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुम पठानो। ब्रज को तुरंत पठानो। भ्रमर गीत सार में यह कथन किसका है? ऊधो यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वच में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुम पठाओ। ये कथन है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। गोपियों का, नंद बाबा का, कृष्ण का या अक्रूर का? सही उत्तर दीजिएगा इसका।
किसका है ये कथन भ्रमर गीत सार में? ये कथन है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कहते हैं ना उद्धव से ब्रज जाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास किस दार्शनिक विचारधारा के अनुयायी माने जाते हैं? 4 ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। किसके अनुयायी थे वो, किस विचारधारा के, और उसी के अनुयायी होने की वजह से उनका नाम भी उनके नाम में गोस्वामी लगाया गया था, गोस्वामी तुलसीदास। तो बताइएगा। सही उत्तर है विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति की तुलना किस रूप में की है? 4 ऑप्शन है ज्ञान को सूरज और भक्ति को चांद कहा है, या ज्ञान को दीपक और भक्ति को चिंतामणि कहा है, ज्ञान को नदी या भक्ति को सागर कहा है, ज्ञान को वृक्ष या भक्ति को फल के रूप में। रामचरितमानस के उत्तरकांड में सही उत्तर है उन्होंने ज्ञान को दीपक और भक्ति को चिंतामणि के रूप में उद्धृत किया है। अगला प्रश्न है तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? कितने ऐसे ग्रंथ हैं जिनको तुलसीदास का नाम दिया गया है लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है? प्रामाणिक ग्रंथ कुछ ही हैं, और कितने हैं ये बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, 10, 15, 12, 8। प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं? 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं ये आप नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नाम आपको याद है जो भी ग्रंथ का, रामचरितमानस के अतिरिक्त। सत सैया के दोहरे जीव नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह उक्ति किस कवि के संदर्भ में है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कबीर, रहीम, तुलसीदास, बिहारी। सही उत्तर है इसका बिहारी। बिहारी कवि की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, जितना मान, खाली स्थान उसको प्राप्त हुआ है उतना किसी को नहीं। ये तो इसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है कि किसको सबसे ज्यादा जो है ख्याति प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है यहाँ, सूरसागर, पद्मावत, बिहारी सतसई और रसिकप्रिया। श्रृंगार रस, ये चारों ही श्रृंगार रस की रचनाएं हैं। सही उत्तर है बिहारी सतसई। कहत नटत रीझत खीझत मिलन हसत लजियात, इस दोहे में किस रस की प्रधानता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, शांत रस या हास्य रस। किस रस की प्रधानता है कमेंट करके बताइएगा। तो आंसर बताइए इसका। इसका उत्तर है संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है बिहारी किस काल की काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या आदिकाल। सही जवाब होगा रीतिकाल। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा का रचना का वर्ष क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1930, 1935, 1936, 1938। सही जवाब है इसका 1936। ये 1 लाइनर प्रश्न है, इसको बस रट लीजिएगा कि राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है। और यही नहीं, जितनी भी कविताएं हैं उन सभी का प्रकाशन वर्ष याद रहना बहुत जरूरी है, लेखक का नाम। ये 2 चीज तो बिल्कुल आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा में यह संवाद किसका है? 4 ऑप्शन है, लक्ष्मण, जामवंत, विभीषण, राम। यह संवाद किसका है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। सही उत्तर है राम। ये राम का कथन है। और किससे कहते हैं राम ये बात? ये विभीषण से कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? 4 ऑप्शन है, सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा या जूही की कली। और ये किसकी पंक्ति है ये भी बताइएगा। सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा, और निराला की रचना है ये। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत क्या कामना करते हैं?
इस पंक्ति के द्वारा। ये कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पर। ये 4 ऑप्शन है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन की, प्राचीन सरी गली मान्यताओं के नष्ट होने और आशापूर्ण नवयुग के आगमन की, वनों की कटाई रोकने की, या प्रकृति के सौंदर्य की। सही जवाब है इसका प्राचीन सरी गली मान्यताओं के नष्ट होने और आशापूर्ण नवयुग के आगमन की कामना करते हैं। और इस कविता का मेन जो सारांश है ये यही है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये किसकी कविता है? 4 ऑप्शन है इसमें। सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, निराला, या महादेवी वर्मा। सही उत्तर बताइएगा इसका। सही जवाब है महादेवी वर्मा। और ये हमारी जो सिलेबस है उसमें है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कविता। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। उनके भजनों के कारण, उनकी रहस्य साधना और विरह वेदना के कारण, कृष्ण भक्ति के कारण, या संन्यास लेने के कारण। सही जवाब है उनकी रहस्य साधना और विरह वेदना के कारण उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध की प्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में उनके किस काव्य संकलन में संकलित है? 4 ऑप्शन है। भूरी भूरी, खाक धूल, तार सप्तक, कामायनी, चांद का मुंह टेढ़ा है। अंधेरे में कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें संकलित है। डी ऑप्शन सही है इसका। रोटी और संसद कविता में सुदामा पांडे धूमिल क्या उद्घाटित करना चाहते हैं? रोटी और संसद कविता में क्या कहते हैं वो? 4 ऑप्शन है यहाँ। देश की गरीबी, प्रश्न पूछता हुआ आदमी खतरनाक होता है, किसानों की समस्या, महिलाओं की स्थिति। रोटी और संसद कविता में ये किसको शामिल करना चाहते हैं, मतलब किसको उद्घाटित करते हैं? प्रश्न पूछता हुआ आदमी खतरनाक होता है। उनकी कविता का मेन जो सारांश है वो यही है। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद और शासन की बंदूक, ये किस कवि की रचनाएं हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अज्ञेय, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। सही जवाब है नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद और शासन की बंदूक। अज्ञेय की रचना हरी घास पर क्षण भर। इस कविता में हरी घास किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। प्रकृति का, शहरीकरण का, आधुनिकता का, कवि की नीचता का। सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है कवि की नीचता का। मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में कवि ने मध्य वर्ग के किस द्वंद्व का चित्रण किया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। धर्म और विज्ञान का, स्वदेशी और विदेशी का, सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष और अपनी सुविधाएं न छोड़ने का, गांव और शहर का। किस द्वंद्व का चित्रण किया उन्होंने? सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष और अपनी सुविधाएं न छोड़ने का। कविता का नाम क्या है? अंधेरे में। उर्वशी और रश्मि रथी के रचयिता कौन है? उर्वशी और रश्मि रथी के रचयिता 4 ऑप्शन है यहाँ पे। दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। और सही उत्तर होगा इसका रामधारी सिंह दिनकर। असाध्य वीणा और कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचनाएं हैं? 4 ऑप्शन है। नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध और धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय की रचनाएं हैं ये दोनों, असाध्य वीणा और कितनी नावों में कितनी बार। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में कौन सी विधा प्रमुखता से देखा जाता है? 4 ऑप्शन है। फैंटेसी, यथार्थवाद, सूफीवाद, या श्रृंगारिकता। किस विधा को प्रमुखता से देखा जाता है? फैंटेसी को। गीत फरोश और सतपुरा के जंगल कविताओं के रचयिता कौन है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नीरज, या सुदामा पांडे धूमिल। और ये दोनों कविताएं जो है ये सब ज्यादा लंबी नहीं है, जो भी आधुनिक काल की कविताएं हैं। तो उन सभी कविताओं को एक बार पढ़ लीजिएगा और उनकी जो पंक्तियां हैं वो कई बार पंक्तियों का क्रम भी पूछा जाता है, तो आप उनके क्रम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कविताएं ज्यादा लंबी नहीं है और आप पढ़ने में भी रोचक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है।
और सतपुड़ा के जंगल में जिन जिन चीजों का उल्लेख हुआ है उसको एक क्रम से लिख लीजिएगा और उसको भी आप याद कर लीजिएगा। चंदायन को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसके रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता कौन है? और ये आज का आखिरी प्रश्न है, सही उत्तर दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन और जायसी। सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को भी जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।